हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम यहाँ पर अपने पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। आज इस वीडियो में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हमारे यूपीएससी बेस्ड प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ होगी, यानी कि यूपीएससी ने अभी तक में जितने भी इस चैप्टर से सवाल पूछे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, उसी लेवल से। ये लगभग जो है आपकी तैयारी को और ज़्यादा यहाँ पे बेहतर बना सकता है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके द्वारा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से हो जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लगभग यहाँ पे 20 या फिर 18 क्वेश्चन है जिसे आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। दूसरा, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। तीसरा, इसने मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया। अगर हम लोग बात करें अपने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में तो इसमें जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पे होती है 1774 में, और मद्रास बम्बई को बंगाल के अधीन यहाँ पे लाया गया था। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को विस्तार से अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में इसकी वीडियो जो है अपलोड की गई थी, उसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार हम लोगों ने इन सारे यहाँ पे जितने भी 1773 से लेकर के 1947 तक महत्वपूर्ण जितने भी एक्ट थे उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहने के लिए और साथ में अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ पे जितने भी वीडियो है उसे यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे लगभग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उससे जुड़ी हुई यहाँ पे सारी क्वेश्चन जो है ये आएगी, और जितने भी वीडियो से लगभग उसी से जुड़े हुए यहाँ पे हैं। तो इस यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों सही है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था और इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, और यहाँ पर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। दूसरा आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर हम लोग बात करें अपने यहाँ पे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में तो इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान या फिर इसके कुछ यहाँ पे उद्देश्य थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या क्या ऑप्शन है। पहला है कि कंपनी का व्यापार समाप्त करना। ब्रिटिश सरकार का कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना। तीसरा है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करना। चौथा है पृथक निर्वाचन लागू करना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही होता है। इसी पिट्स या एक्ट में ही यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन पर अपना नियंत्रण को स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाया। अगला है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार यहाँ पे बना रहा और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। तो हमारा जो 1813 का जो यहाँ पे चार्टर एक्ट था, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य था सबसे पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करना और उसे सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। चाय और चीनी पर एक अधिकार को यहाँ पे बस बनाए रखा गया था और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई थी। तो इस प्रकार हमारा ये तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही होता है।
ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही है। चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन लागू हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। द्वैध शासन यानी कि डायरकी लागू की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय ये यहाँ पे नहीं होगा, ये हमारा 1935 का है। द्वैध शासन भी यहाँ पे नहीं होगा, ये पिट्स इंडिया एक्ट का था यानी कि 1784। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू हुआ, ये भी यहाँ पे नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चार्टर एक्ट 1853 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पहला, भारतीयों को मत अधिकार मिला। दूसरा, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा, पृथक निर्वाचन लागू हुआ। चौथा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ। तो इसमें भारतीयों को मत अधिकार यहाँ पे अगर देखा जाए 1853 का जो हमारा चार्टर एक्ट है इसमें नहीं मिला था। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का मार्ग को प्रशस्त किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के संबंध में सही कथन चुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया। तो 1858 का जो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसे लाया गया था जब, तो इसमें कंपनी का जो यहाँ पे शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था और पूरा एक अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था और उन्होंने भारत में भारतीय लोगों के लिए सचिव पद का यहाँ पे सृजन किया था। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहला, पृथक निर्वाचन शुरू हुआ। दूसरा, पोर्टफोलियो प्रणाली को यहाँ पे वैधानिक मान्यता मिली। सी है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ और डी है, संघीय न्यायालय यहाँ पे बना। तो हमारा ये ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होगा। प्रांतीय यहाँ पे जो स्वायत्तता है इसे भी इसमें लागू नहीं किया गया था। संघीय न्यायालय ये भी यहाँ पे नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता मिली थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? पहला, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। दूसरा, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय यहाँ पर स्वायत्तता और संघीय शासन। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो हमारा यहाँ पर 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसे लाया गया था यहाँ पर पृथक निर्वाचन यहाँ पे करने के लिए। तो इसमें हमारा जो बी है ये हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रांतों में डायरकी लागू किया गया। दूसरा, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। तीसरा है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो जो हमारा 1919 का यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसमें प्रांतों में डायरकी लागू की गई थी और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पे शुरू हुआ था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी होगा ये सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, इसने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। दूसरा, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। तीसरा, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही होता है। जो हमारा यहाँ पर
संघीय न्यायालय है, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। संघीय व्यवस्था का प्रावधान भी इसमें किया गया था। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए विधायी शक्तियाँ प्रदान की। तीसरा, इस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। तो हमारा यहाँ पे देखा जाए चार्टर एक्ट 1833, इसमें जो है हमारा तीनों ऑप्शन सही होता है, यानी कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था और इसमें जो है गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए विधायी शक्तियाँ मिल गई थी और इस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बनकर यहाँ पे रह गई थी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही है। 1833 के बाद कंपनी का व्यापार पूरी तरीके से समाप्त हो गया था और केवल प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को विधायी परिषद में नामित करने की अनुमति दी थी? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर बी है ये करेक्ट है। 1861 इसमें भारतीयों को विधायी परिषद में नामित करने के लिए अनुमति मिली थी और इसी में हमारे 3 भारतीयों को इसमें शामिल भी किया गया था, जिसमें बनारस के राजा और यहाँ पे पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, इन तीनों लोगों को इसमें शामिल किया गया था। तो हमारा यहाँ पे बी जो है ये सही है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में नामित किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संबंध में सही कथन चुनिए। यानी कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। पहली बार बजट पर चर्चा करने की अनुमति मिल गई थी, मतलब दी गई थी, और पृथक निर्वाचन शुरू किया गया था। हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये हमारा यहाँ पे गलत होता है। पृथक निर्वाचन ये यहाँ पर शुरू नहीं किया गया था। परिषदों के यहाँ पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। पहली बार बजट पर चर्चा की अनुमति यहाँ पे दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो बी सही है, 1 और 2। सेपरेशन यहाँ पर देखा जाए तो 1909 में आया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स यहाँ पे कहा गया है? तो जो हमारा यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है ये हमारा यहाँ पर सही होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो इसमें जो है 2 भागों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषता नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय, अखिल भारतीय संघ और मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये सही है। मौलिक अधिकार संविधान में आए 1950 में, 1935 के अधिनियम में ये नहीं था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम को माना जाता है? तो जो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसे भारत का यहाँ पे भारतीय अधिनियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1900 यहाँ पे जो 47 है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने थे। ब्रिटिश संसद का भारत पर विधायी अधिकार समाप्त हो गया था। भारत सचिव पद का यहाँ पे समाप्त जो है उसे किया गया था। तो हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हमारा इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। इसमें ये चारों जो है इसे यहाँ पे सजाना है कि कौन सा सबसे पहले आया था। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट दूसरे नंबर पर, तीसरे और चौथे में यहाँ पे ये आता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए सही होता है, 2, 1, 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को पहली बार संसद के नियंत्रण में लाया था। इसी अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो हमारा जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था 1784 में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही है, केवल 1। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा लाई गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन यानी कि डायरकी की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे जो डायरकी है इसकी शुरुआत हमारा यहाँ पर जो एक्ट है इसकी बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें डायरकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी द्वैध शासन की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1919 के अधिनियम में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा पुलिस, न्याय और जो यहाँ पे भूमि राजस्व है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट नहीं था, केवल यहाँ पे शिक्षा जो है इसे इसमें शामिल किया गया था। हमारा सी ऑप्शन सही है। इसके साथ में स्वास्थ्य और स्थानीय शासन को भी इसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संबंध में सही कथन चुनिए। इसने प्रांतीय स्तर पर डायरकी समाप्त कर दी थी। इसने केंद्र में डायरकी का प्रावधान किया था। संघीय योजना पूरी तरह से यहाँ पे लागू हो गई थी। इसमें देखा जाए तो प्रांतीय जो यहाँ पे स्तर है उस पर डायरकी को समाप्त किया गया था। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। इसने केंद्र में डायरकी का प्रावधान किया था, ये भी सही है। लेकिन संघीय योजना पूरी तरीके से यहाँ पे लागू नहीं हुई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत है। तो केवल हमारा यहाँ पे 1 और 2 सही है। संघीय योजना लागू नहीं हो सकी थी। फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। फेडरल कोर्ट की स्थापना हमारा यहाँ पर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें किया गया था। तो इस प्रकार हमारा ये कुछ MCQs क्वेश्चन था जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार देखा जाए तो इस क्वेश्चन से हमें ये यहाँ पर देखा जाए तो हमारा एक तैयारी यहाँ पे हो गया, जिससे हमें ये पता चला कि हम अपने चैप्टर्स को कितने अच्छे तरीके से समझे हैं। तो इस तरीके से आप इतने सारे यहाँ पे MCQs और साथ में चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे यहाँ पर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको सारी यहाँ पे जितनी भी वीडियोस है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। थैंक यू।